एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर फ्यूचर। यानी कि आपके पास आज एक और मौका है, आप अपने भविष्य निर्माण की तरफ एक और कदम कर सकें, ठीक है, मेहनत कर सकें। जो भी निराशाएं हैं उनसे विफल नहीं होना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इट इज़ रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मतलब दोबारा आश्वासन देना किसी चीज़ का। तो इट इज़ रीअश्योरिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड नथिंग टू इम्पेयर फेथ इन ईवीएम्स। इम्पेयर मतलब कमज़ोर करना। तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिससे हमारा जो विश्वास है, फेथ विश्वास, भरोसा ईवीएम्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनके ऊपर जो हमारा विश्वास है उसको कमज़ोर करने का कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं मिला। ये बहुत ही आशा की किरण की बात है, बहुत ही आशावादी बात है, ठीक है। The Supreme Court of India's rejection of the demand for 100% verification of the paper trail। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो एक डिमांड की गई थी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों द्वारा भी और कई जनहित याचिकाओं द्वारा भी कि भाई 100% वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है उसकी मैचिंग करवाई जाए वोटिंग के साथ में। अब आप सोचो कि कितना लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा कि आपको एक तो ईवीएम से वोट भी काउंट करने हैं और उसके बाद में जो वीवीपैट्स जो पेपर ट्रेल निकलेगी वीवीपैट से उसको भी आपको मैच करवाना है कि अच्छा ये वोट्स जो है इतने नंबर ऑफ वोट पड़े हैं, 75 वोट्स कांग्रेस को मिले हैं एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में, तो वो 75 क्या पेपर ट्रेल्स में भी कांग्रेस को मिले हैं वोट, या फिर 75 ईवीएम में वोट काउंट आ रहा है कांग्रेस को और पेपर ट्रेल में शायद 15 ही आ रहा है। तो ये जो है ये गड़बड़ी इस तरीके से हर एक पोलिंग बूथ पे हर एक चरण के चुनाव में आप नहीं करवा सकते। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेफ्ट बाय द वोट्स कास्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कम्स एज नो सरप्राइज। तो ये जब फैसला आया कि भाई पेपर ट्रेल जो वोट कास्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उसको हम नहीं वेरीफाई करेंगे, 100% वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। एज देयर इज नो हार्ड एविडेंस दैट द करंट वेरिफिकेशन सिस्टम सफर्स फ्रॉम एनी इररेमेडिएबल लकुना। बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास तथ्य या ऐसा कोई भी एविडेंस सबूत मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके या ये कहा जा सके कि करंटली इस वक्त का जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो इररेमेडिएबल मतलब जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, वैसे किसी खामियां, लकूना मतलब खामियां, वैसी कोई कमजोरी, वैसी कोई त्रुटि से जूझ रहा है। The two concurring judgments of the bench reiterate the faith the judiciary has so far reposed in the integrity of electoral process। बोल रहे हैं ये जो दो concurring मतलब एक दूसरे से के साथ में मेल खाने वाली जो जजमेंट्स आई हैं, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, रिपोज्ड मतलब दोबारा किसी चीज को भरोसा दिलाना, किसी पे भरोसा करवाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, दोबारा भरोसा दिलाया है इन द इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ऑनेस्टी, कि भाई हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पारदर्शी है, वो ऑनेस्ट है, इसके ऊपर भरोसा दिलाया है। Especially after the introduction of the voter verifiable paper audit trail, और खास तौर पे बोला ये जा रहा था कि भाई पहले ईवीएम जो थी वो सही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से वीवीपैट आया है, पेपर ऑडिट ट्रेल आई है, उसके बाद से इसमें छेड़छाड़ करना पॉसिबल हो गया। जो आरोप लगा रहे थे वो ये कह रहे थे, ठीक है, बट हमने ऐसा कोई भी, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी वहाँ पे एविडेंस नहीं पाया जिससे ये लग पाए, ठीक है। तो ये तथ्य जो है, ये जो डाउट है वो गलत हो जाता है। In the process, the bench also rejected the idea of reverting to paper ballots। इसी प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उन्होंने एक और चीज़ का रिजेक्शन किया। क्या था वो रिजेक्शन, कि भाई हम ना जो पेपर बैलेट सिस्टम है उसको हम नहीं मानेंगे, वो हम नहीं लागू करवाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में भी भाई पेपर बैलेट से ही वोटिंग करवाई जाती है, तो हम क्यों नहीं करवा सकते, हमें भी पेपर वोटिंग से करवानी चाहिए, बैलेट से वोटिंग करवानी चाहिए। तो उसका देखो भाई, हम इतना प्रोग्रेस करके वापस रिग्रेशन में तो नहीं आएंगे ना, पीछे नहीं आएंगे, और
हिंदुस्तान में आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी जो बेसिकली गांव देहात के ऊपर बेस्ड मूवीज़ होती हैं। उनमें आपने देखा होता है कि एक कोई बाहुबली नेता होता है और कोई रसूखदार कोई व्यक्ति होता है जो उस पूरे बूथ को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है। पेपर ट्रेल में क्या है कि वो भाई आपके पेपर के ऊपर स्टैंप लगाते जाएंगे, करते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है। ठीक है, एज सच अ मेजर वुड इंडीड बी रिग्रेसिव एंड नेगेट द गेन्स फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज एसोसिएटेड विद पेपर बैलेट्स। बोल रहे हैं कि ये जो पूरी अगर हम ये करते हैं तो वो प्रगतिशील नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव एस्पेक्ट होगा कि हम प्रगति से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी हमने ईवीएम के आने के बाद में पेपर बैलेट्स में जो वल्नरेबिलिटीज थी, खतरे थे, रिस्क थे, उनको एलिमिनेट किया है, वो भी नलिफाई हो जाएंगे। दिस is not the first time that the court has declined to interfere with the system in place। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोर्ट ने मना किया है कि भाई हम जो अभी सिस्टम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, हम उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। It had earlier refused to order 50% verification of the paper trail in one case and 100% verification in another। इससे पहले भी दो केसेस, अलग अलग केसेस में, जिसमें एक में 50% पेपर वेरिफिकेशन की मांग करी गई थी पेपर ट्रेल की, और एक केस में 100% की मांग की गई थी। इन दोनों को खारिज किया है। The court has utilized this petition to review the administrative and technical safeguards in the system and found nothing to impair its faith in it। बोल रहे हैं कोर्ट ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा इस पिटीशन जो दायर की गई थी इसको यूटिलाइज किया रिव्यू करने के लिए कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेक्निकल कोई जो भी सीमाएं हैं, सेफगार्ड्स हैं, सुरक्षा सीमाएं हैं, क्या ना वो पालन हो रही हैं, वो अच्छे से हैं, जो बताया जा रहा है कि भाई हाँ ये सेफ्टी फीचर्स इसमें है, क्या वो हैं, एक्चुअल में है। उन्हें सारी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से एनालाइज करा है और नथिंग फाउंड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला जो कि यहाँ पे हमारे इस फेथ को डगमगा सके, यहाँ पे हमारे फेथ को कमज़ोर कर सके, जो हमारी वोटिंग प्रक्रिया है उसके ऊपर। The two directions given by the court addresses the other serious apprehension। फिर कोर्ट ने दो आदेश दिए हैं जो कि और दो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक समस्या हैं, उनको डील करते हैं, उनसे जूझते हैं। That the symbol loading units be secured and kept in safe custody for 45 days after declaration of results। बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स यानी कि ईवीएम मशीन्स हैं, इनको सेफ कस्टडी में रखा जाए 45 दिनों तक। जब डिक्लेरेशन हो जाए रिजल्ट का, उसके बाद 45 दिनों तक इनको सेफ कस्टडी में रखा जाए। एंड दैट द टॉप 2 लूजिंग कैंडिडेट्स कुड सीक अ वेरिफिकेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स इन 5% ऑफ द ईवीएम्स in specified polling booths so that the tampering if any may be detected। अब ये क्यों कहा गया 45 डेज तक रखने के लिए, ताकि कोई भी जो टॉप 2 लूजिंग कैंडिडेट, जैसे कि एक फर्स्ट आया, फिर उसके बाद सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक है, तो ये दोनों में अगर डाउट हो कि भाई नहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो वेरीफाई करवा सके। माइक्रो कंट्रोलर, ये जो पूरा ईवीएम का है, ये पूरा एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, छोटा सा सर्किट होता है जिसके एक चिप के ऊपर, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो बोल रहे हैं कि इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर के 5% वेरिफिकेशन करवाई जाए ईवीएम्स की कुछ स्पेसिफाइड पोलिंग बूथ्स में। स्पेसिफाइड मतलब वो कोर्ट आदेश देगा, सरकार आदेश देगी कि भाई इन पोलिंग बूथ्स में आप चेक करो, ठीक है, कि कोई टेम्परिंग हुई है, टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ हुई है या नहीं, ठीक है, और पाई जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई होगी। In a 2013 ruling, the Supreme Court held that a paper trail is an indispensable requirement of free and fair elections। 2013 की अपनी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर ट्रेल जो है वो इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, एसेंशियल, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर ट्रेल जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, आप उसको हटा नहीं सकते। इन another case, it favored the increase in the number of polling stations in which the VPPAT verification would be done from 1 per assembly constituency or segment to 5।
बोल रहे हैं। और एक दूसरे केस में उन्होंने ये भी कहा कि भाई हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि वीवीपैट वेरिफिकेशन जो है अभी पर कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली से 1 पोलिंग बूथ की वीवीपैट मैचिंग होती है, ठीक है, लेकिन अब हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको 5 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने ज़रूर अग्री करा कि हाँ भाई एक जो है वो सैम्पलिंग डेटा बहुत कम है, हम 4-5 का कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी रेंज कि कितनी वहाँ पे पोलिंग बूथ्स थे उसके ऊपर डिपेंड करके 5 तक, मैक्सिमम 5 तक हम कर सकते हैं वेरीफाई, ठीक है। The introduction of a paper audit trail itself was in response to apprehensions that voters had no way of ascertaining if their votes were recorded correctly. बोल रहे हैं कि पेपर ऑडिट ट्रेल क्यों लागू की गई। अब पेपर ऑडिट ट्रेल का पर्पस पता है क्या है? जब आप वहाँ पे बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक लाइट जनरेट होती है, उसके बाद में यहाँ पे पेपर ऑडिट ट्रेल है, उसमें से जैसे आपका बिल निकलता है या क्रेडिट कार्ड का बिल निकलता है, पेपर निकलता है, वैसे पेपर निकलेगा। आप उस पेपर में वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हाँ ये मैंने कांग्रेस को वोट दिया था और ये कांग्रेस ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, या मैंने बीजेपी को वोट दिया था तो इसमें बीजेपी लिखा आ रहा है। फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक कट होके जो पेपर है वो गिर जाता है एक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को सुरक्षित रख लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे ना थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है कि आप में से कई लोगों को या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से कईयों को पता नहीं होगा कि मुझे वहाँ पे उस पेपर में वेरीफाई करना है। और फिर यहाँ पे निरक्षरता जो होती है, मतलब आप इलिटरेट हैं, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है कि अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा कि आपका वोट किसको पड़ा है, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि मेरा वोट किसको पड़ा है। इसीलिए तो सिम्बल्स बनाया गया था ना। तो ये भी बोला गया कि भाई अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे कि हाँ आप रुको, वहाँ पे आप देखो आपका वोट जो है पेपर ट्रेल में सही पड़ा है नहीं पड़ा है, अगर नहीं पड़ा है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है आप उसको बताओ कि भाई देखो मैंने तो इस पार्टी को वोट डाला था और मेरा वोट गलत पार्टी को गया है, राइट। तो ये चीज़, इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया था, पेपर ऑडिट ट्रेल लागू की गई थी। It is somewhat ironical that the verification system put in place to address such fears itself has become a bone of contention. Bone of contention मतलब विवाद का मुद्दा। बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही विडंबना रूप है कि भाई बड़े ही आयरॉनिक स्थिति है, हास्यप्रद स्थिति है कि एक आपने सिस्टम बनाया जो कि माना जा रहा था कि कोई भी कमियां हैं उनको दूर करेगा, कोई भी त्रुटियां हैं, कोई भी छेड़छाड़ का कोई जरिया है उसको दूर करेगा और फर्दर वेरिफिकेशन करेगा। उसी सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो गए, उसी सिस्टम को अब जो है विवाद का मुद्दा बना दिया गया एज टू the extent to which the paper trail has to be verified, और वो इस हद तक कि पेपर ट्रेल को ही आपको वेरीफाई करना पड़े। जस्टिस Sanjeev Khanna, in his opinion, has recorded suggestions that the VVPAT slips may be counted through machines. जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने अपना एक विचार सामने रखा कि एक सजेशन दिया कि वीवीपैट, जैसे हम नोट काउंट करने के लिए मशीन होती है, वैसे वीवीपैट स्लिप्स काउंट करने के लिए हम मशीन के थ्रू काउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम डिज़ाइन करें। एंड दैट सिम्बल्स लोडेड इन द वीवीपैट यूनिट्स में बी बार कोडेड, और जो भी वीवीपैट यूनिट में सिम्बल्स होंगे उनको बार कोड सिस्टम के जरिए किया जाएगा। जैसे कि आपके जब आप अपने एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें आपको 1 ऑप्शन है, उसके आगे ए मार्क करना है, ऐसे करके ABCD ऐसे करके दिए होते हैं, उनमें से आपको एक को सर्कल करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो एग्जामिनर होता है वो एक एक इसको काउंट करता है? नहीं, ये सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसको मशीन में डालो, मशीन अपने आप आपके करेक्ट आंसर्स काउंट करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगी, राइट। सो इट ought to be clear that such technological advancement alone can make the process suspicion proof. तो बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही साफ हो जाता है, साफ स्पष्ट हो जाता है कि इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम करेंगे तो यही जो है पूरी प्रक्रिया को विवादों के घेरे से, सस्पिशन यानी कि संदेह से बचा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप आगे फ्यूचर में हम इस तरीके का सिस्टम आप डिज़ाइन करो कि वीवीपैट यूनिट में जो स्लिप निकले उसमें बार कोडिंग सिस्टम हो और फिर उन स्लिप्स को हम काउंट करें मशीन के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि 3 लाइन्स हैं मतलब कांग्रेस है, 4 लाइन्स है मतलब बीजेपी है, इसको पूरी स्लिप को आप डाल दो उसके अंदर, मशीन के अंदर, वो काउंट करता रहेगा कि अच्छा 3 लाइन्स वाली 15 स्लिप्स आई, 4 लाइन्स वाली 14 स्लिप्स आई, कौन जीता कौन हारा पता चल गया, ठीक है, कि जो ईवीएम में रिजल्ट आया सेम वीवीपैट में आ गया, तो होगी 100% मैचिंग, फिर क्या जरूरत है परेशान होने की, राइट।
larger point to be made is that the apprehensions and suspicions of possible manipulation indicate a level of mistrust in the Election Commission of India. बोल रहे लेकिन ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि नहीं हम करेंगे और प्रक्रिया में कोई हमें खामियां नहीं दिखी हैं, पाई गई हैं, तो सब ठीक है. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है इन सभी बातों से, जो 100 बातों की एक बात निकल कर सामने आती है, वो ये है जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, संदेह है, ये सब क्या दर्शाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लोगों का विश्वास उठ गया है. ठीक है, उसके ऊपर लोग अब विश्वास नहीं करते, इसलिए लोगों की आखिरी उम्मीद जो है, आम जनता की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. नॉट सीन इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में कभी भी नहीं देखा गया था. वोटर कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग इज वन थिंग. ठीक है, कि वोटर जो है उसका भरोसा इस वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया में, ये एक चीज़ है. बट द नीड फॉर द इलेक्शन वॉचडॉग टू बी सीन एज इम्पार्शियल इज क्वाइट अनदर. लेकिन जो इस प्रक्रिया में एक निगरानीकार की भूमिका निभा रहा है, इलेक्शन वॉचडॉग कौन हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वॉचडॉग मतलब वो निगरानी रख रहे हैं ना, उन्हीं की नजर, पूरी दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हीं की निगरानी में सारी प्रक्रिया होती है. तो वही अगर लोगों को इम्पार्शियल नहीं लगेंगे तो वोटिंग प्रक्रिया के ऊपर लोगों को विश्वास क्यों होगा? अभी एक घटना हुई जहां पे 0% वोटिंग हुई. क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जीतना तो किस बंदे ने जीतना है ना, हम कुछ भी कर लें, हम किसको भी वोट दे दें, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं रह गया. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? रीएश्योरिंग. रीएश्योरिंग मतलब विश्वास दिलाती है किसी चीज़ के ऊपर. तो जाहिर सी बात है, राइटर ने भरोसा जाहिर करा है ना कि भाई हाँ, ईवीएम की प्रक्रिया सही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया, तो वो खुश है इस बात पे, उनने स्वागत किया है इस फैसले का. स्केप्टिकल. स्केप्टिकल मतलब दुविधा में है, थोड़े उलझे हुए हैं, उलझन में है कि सही है गलत है पता नहीं. ठीक है. डिसमिसिव मतलब मना करना, किसी चीज़ को नकारना. हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब किसी के प्रति गुस्सा, संदेह, आक्रोश जताना. तो यहाँ पे जो पैसेज की टोन है वो रीअश्योरिंग है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The vulnerability of paper ballots in election. तो हमने पेपर बैलेट्स में जो vulnerability है उसके बारे में नहीं देखा, पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने हमारी जो इस वोटिंग प्रक्रिया है उसको सम्मान दिया है, उसको सपोर्ट करा है, ये हमने देखा. जुडिशियल सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन जुडिशरी. तो जुडिशरी की ही एफिशिएंसी के ऊपर भरोसा रह गया है, वो इनएफिशिएंट अभी तक दिख नहीं रही. द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ. तो डेली लाइफ में ईवीएम का हम प्रयोग नहीं करते और यहाँ पे हमने चर्चा मुख्य तौर पे ईवीएम्स के ऊपर करी है. According to the passage, why did the Supreme Court of India reject the idea of reverting to paper ballots in favor of retaining electronic voting machines? बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक सजेशन था कि हम वापस ना पेपर बैलेट से वोटिंग करवाते हैं, उसको क्यों नकार दिया? तो बताओ क्या वजह थी? भाई आप तरक्की कर रहे हो, आप कैशलेस इकोनॉमी बन गए हो, आप पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल पे का, फ़ोन पे का इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल्स का अपने इस्तेमाल कर रहे हो, आपको चोरी के चांसेस कम हो गए, है ना, कि भाई कैश लेके जाते ही नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी, कैश घर में रखते ही नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी, राइट. तो वो चांसेस कम हो गए, आपको वो कैश की चिंता नहीं करनी पड़ती, आपके खाते में पड़े हैं वहीं से पेमेंट कर देंगे, राइट. तो तरक्की करने के बाद अब आप कहीं गांव देहात में चले जाए जहाँ पे आपका वो चल ही नहीं रहा, कोई भी नेट वगैरह नहीं चल रहा, वहाँ पे आपको ये लगेगा ना कि यार कितना डिग्रेड हो गए हम, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया है, कहाँ एलियन जगह पे आ गए जहाँ पे पैसे निकालने पड़ेंगे, मैं कहाँ से एटीएम रखूँ, लेकर आऊँ, कहाँ एटीएम ढूंढूँ, पैसे निकालूँ, फिर वही टेंशन, चोरी हो सकते हैं, कोई मेरे को लूट पाट सकता है, राइट. तो आप अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड तो नहीं होंगे, ठीक है. तो because the use of paper ballots was found to be less secure and more vulnerable to tampering compared to electronic voting machines, which might regress the progress made in securing elections. कि पेपर बैलेट्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर नहीं थे, वो ज़्यादा उनमें टैम्परिंग की, छेड़छाड़ की चांसेस ज़्यादा थे, उसका रिस्क ज़्यादा था कंपेयर टू ईवीएम्स. तो और इस अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्रेस के बजाय रिग्रेशन में जाएंगे, यानी कि अपनी प्रोग्रेस को नीचे की तरफ, नीचे के स्तर पे ले आएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यही तर्क राइटर ने दिया.
What actions has the Supreme Court of India directed to address concerns about the security of electronic voting machines? बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या दिशा निर्देश दिए कि ईवीएम की सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं. तो उन्हें बोल रहे हैं 45 डेज तक आपको कस्टडी में रखने पड़ेंगे और सेफ रखने पड़ेंगे. द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बी रिप्लेस्ड विद न्यूअर. ये तो नहीं बोला उन्होंने, हमने पैसेज में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. मोर एडवांस्ड मॉडल्स बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल टू इंश्योर एनहांस सिक्योरिटी. इनकरेक्ट है, ऐसा कोई सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया. The court has mandated a recount of votes using paper ballots in constituencies where the winning margin is less than 1% of the total votes cast. कि बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी 1% से कम टोटल वोट्स जितने मान लो 100 कास्ट किए गए हैं उनमें एक वोट से अगर दोनों कैंडिडेट्स में डिफरेंस है तो वहाँ पे दोबारा से पेपर बैलेट के जरिए रिकाउंटिंग होगी. ऐसा भी कोई सजेशन नहीं दिया गया. The court directed that symbol loading units be secured and kept in safe custody for 45 days after the declaration of results. Correct है इतना? And allowed the top 2 losing candidates to seek verification of the microcontrollers in 5% of the EVMs and specified polling booths. बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ चुनिंदा पोलिंग बूथ्स में, कुछ चुनिंदा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5%, पहले 1% होता था, 5% मैक्सिमम 5% तक आप वेरीफाई करवा सकते हैं वीवीपैट्स को. और वो भी कब? जब 2 टॉप जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं वो अगर वेरिफिकेशन चाहते हो तो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to 2013 ruling by the Supreme Court of India, what was considered an indispensable requirement for ensuring free and fair elections? The use of paper trail was considered an indispensable requirement. ठीक है, ये माना गया था. आगे देखते हैं. The integration of biometric verification system in all electronic voting machines. कि सभी biometric verification systems की independence, उनकी जो integration है electronic voting machines की, भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें जो भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटी मेजर्स को सुनिश्चित किया जा सके, बढ़ाया जा सके एंड इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ वोट्स कास्ट. तो ये सजेशन नहीं दिया गया था कहीं भी कि भाई आप पहले अपने थंब इम्प्रेशन जो है वो दिखाओ कि भाई आपका थंब, आप वही व्यक्ति हैं जो वोट कास्ट करने आए हैं, जिसका थंब इम्प्रेशन आधार कार्ड पे है, वही व्यक्ति हैं और फिर उसके बाद आपको वोट डालने दिया जाएगा. ऐसा तो नहीं होता और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है कुछ प्रावधान, सजेशन भी. ठीक है. द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पेपर ट्रेल टू एनेबल वोटर्स टू सी अ प्रिंटेड वेरिफिकेशन ऑफ देयर कास्ट वोट्स. कि पेपर ट्रेल जो इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि वोटर अपने जो कास्ट वोट है, जो उन्होंने वोट दिया है, उसको वेरीफाई कर सकें कि हाँ जी मैंने यही वोट कास्ट किया है. ये जो पेपर ट्रेल हमने डाला, इंट्रोड्यूस किया, ये उन्होंने बोला कि इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है. एड्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि इस ईवीएम के एक्यूरेट होने के बारे में जो भी चिंताएं थी उसको जाहिर करता है, उसको एड्रेस करता है, उनसे निपटता है. ठीक है. और देखो इसी वीवीपैट के जरिए आप पूरा ऑडिट करवाने की, पूरा इनको वेरीफाई करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अहम हिस्सा हो गया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. In the context of the passage, which word is a synonym for apprehension? Apprehension का मतलब क्या होता है? कोई भी डाउट्स हों, कंसर्न्स हों, चिंताएं हों, वो होता है. ठीक है. एप्रीहेंशन का मतलब, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मतलब जाने दो, छोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, तो ये तो एंटोनिम हो गया. मिसगिविंग्स. मिसगिविंग्स मतलब हो गया कि आपका कुछ ऐसी चीज़ें जो डाउट इंडिकेट कर रही हैं, कुछ चिंता इंडिकेट कर रही हैं, आपके ट्रस्ट का कुछ इशू आ रहा है, तो मिसगिविंग्स हो गया. यानी कि सिनोनिम क्या हो गया? मिसगिविंग्स. एंथुजियाज्म. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड है, तो आपको अगर डाउट होगा तब तो आप उस चीज़ के बारे में एक्साइटेड नहीं होंगे ना, आप श्योर होंगे तभी आप एक्साइटेड होंगे. सो इनकरेक्ट. सर्टेनिटी. सर्टेनिटी मतलब सुनिश्चितता. तो सुनिश्चित भी व्यक्ति तभी होता है जब उसके मन में कोई डाउट नहीं है, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा. सो ऑप्शन बी, मिसगिविंग्स, इज करेक्ट. The Cabinet Committee on Security cleared the project to design and develop the Advanced Medium Combat Aircraft on March 7. 7 मार्च को क्या हुआ? कैबिनेट की कमेटी, किसके ऊपर? सिक्योरिटी के ऊपर. कैबिनेट की जो कमेटी है उसने एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन और डेवलप करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी. The aircraft
will be a 5th generation medium weight stealth fighter jet। ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये क्या होगा, 5th जनरेशन का मीडियम वेट, हल्का मीडियम वेट वाला स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है चोरी से, छुपके से कुछ करने वाला, ये छुप के वार करने वाला फाइटर जेट होगा। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज स्पीयर हेडिंग द प्रोजेक्ट, ये इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। वैल्यूड एट अराउंड ₹15,000 करोड़, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15,000 करोड़। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विल कोलैबोरेट विद वेरियस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज टू डेवलप द स्टेल्थ जेट। बोल रहे हैं कि ये इनका जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, DRDO में भी आगे बहुत सारे पार्ट्स होंगे ना, तो उनका एक पार्ट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। वो क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। कोलैबोरेशन मतलब गठबंधन करेंगे, किसके साथ में, बहुत अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के साथ में, ताकि वो इस स्टेल्थ जेट मतलब वही अगेन चोरी से वार करने वाला, छुप के जाने वाला, ठीक है, जेट जो है उसको डिज़ाइन कर सकें, डेवलप कर सकें, एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, और उससे जुड़ी हुई जो बाकी टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें। इट्स डैश दैट अप्रॉक्सीमेटली 5 प्रोटोटाइप्स विल बी बिल्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years। इट इज़ एज्यूम्ड, हो सकता है कि ये 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे 5 साल के अंतराल में। The manufacturing of these prototypes will involve the public sector unit हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। बोल रहे हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक और पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि सरकारी यूनिट का काम आएगा, जो क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दिस डैश विल डैश इंडिया इनटू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस आइदर पोजेसिंग और डेवलपिंग 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। बोल रहे हैं तो ये जो डेवलपमेंट है, इससे हिंदुस्तान क्या आएगा, उन चुनिंदा देशों की सूची में खड़ा हो जाएगा जो कि इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को या तो जिनके पास है या जो बना रहे हैं, ठीक है, उन चुनिंदा देशों की सूची में हिंदुस्तान भी अपना नाम देख पाएगा। अ 5th जनरेशन फाइटर जेट पोजेसेस 4 प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। इसमें 4 मुख्य एट्रीब्यूट्स मतलब इसके पहलू होते हैं। फर्स्टली, इट बूस्ट स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। पहली बात तो ये छुप के वार करने की क्षमता हमारी बढ़ाएगा। रेंडरिंग इट नियरली इनविजिबल टू एनिमी रेडार्स ड्यू टू इट्स मिनिमाइज्ड रेडार क्रॉस सेक्शन। जिसकी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा है, मिनिमाइज कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो दुश्मन के रेडार हैं उनकी रेंज के अंदर ये नहीं आते, उसको ये इनविजिबल दिखेंगे। सेकेंडली, इट कैन अचीव सुपर क्रूज enabling it to fly faster than the speed of sound। सुपर क्रूज मतलब बहुत तेज गति से। तो बोले दूसरी चीज़ ये कि ये सुपर क्रूज की स्पीड बना सकता है, जिसकी वजह से ये ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज चलेगा, विदाउट डैश फ्यूल इंटेंसिव आफ्टरबर्न्स। अब फ्यूल इंटेंसिव आफ्टरबर्न्स क्या होता है कि जब आप, साइंटिफिक थोड़ी सी टर्म है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी जो गैसेस हैं वो जब बाहर निकल रही हैं तो उसी के अंदर जो हमारा फ्यूल है उसको जलाया जाता है ताकि और ज़्यादा स्पीड मिले, ठीक है, और ज़्यादा इसको, लेकिन ये क्या होता है, इससे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो विदाउट यूजिंग फ्यूल इंटेंसिव आफ्टर बर्नर्स हो सकता है, ठीक है, विदाउट यूटिलाइजिंग हो सकता है। थर्डली, इट इज़ इक्विप्ड विद एडवांस्ड एवियोनिक्स। एवियोनिक्स एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर है, ठीक है। एविएशन मतलब हवा में उड़ने वाला, और ऑनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इसमें जो हवा में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे ये लैस हैं, उनसे ये सुसज्जित हैं, सेंसर्स लगे हैं, एंड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस है यूज़ करता है ये। इंक्रीजिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग इंटीग्रेटेड टू एनहांस द पायलट एयरक्राफ्ट इंटरफेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पायलट और एयरक्राफ्ट के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो अच्छे से हो पाए, उनके बीच में जो एक्सचेंज है, क्योंकि पायलट कमांड देगा उसी के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट वर्क करेगा, राइट। तो वो जो इंटरफेस है उसको भी सुगम बनाया जा सके, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। allowing a single pilot to manage both flight and combat operations, जिसकी वजह से अभी क्या होता है, 2 लोग बैठे होते हैं, एक तो प्लेन चढ़ा रहा होता है, दूसरा जो है कॉम्बैट मतलब कि वार कर रहा होता है, हथियार इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन अब एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है। Lastly, it has the ability to dash adversaries by detecting and engaging targets from considerable distances। बोल रहे हैं, और अंततः इसमें ये क्षमता है, it has the ability to find हो सकता है, remove हो सकता है, adversaries कोई भी परेशानियां हैं, संकट है,
हमला किया गया है हमारे ऊपर, उसको ही ढूंढ सकता है और उस टारगेट को एंगेज मतलब उस टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर मार कर सकता है बहुत दूर से भी, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी दूर डिस्टेंस से भी वो ये काम कर सकता है। फैसिलिटेटेड बाय एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार्स, और इसके अंदर क्या सुसज्जित है, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे जो कि एक्टिव रेडार्स है वो इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी मदद से दूर से भी, बहुत दूर से भी अपने टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर वार कर सकता है और आने वाले हमले को भी डिटेक्ट कर सकता है। सबसे पहला, इट्स डैश दैट अप्रॉक्सीमेटली 5 प्रोटोटाइप्स विल बी बिल्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years। एसोसिएटेड मतलब किसी से संबंधित। एंटिसिपेटेड मतलब कुछ पूर्वानुमान आप लगा रहे हैं। एक्सकेवेटेड मतलब खोद कर कुछ निकालना। इंसेंस्ड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है ना कि 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे 5 साल के अंदर, तो इट इज एंटिसिपेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 5 प्रोटोटाइप्स विल बी बिल्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years। दिस डैश विल dash India into a select group of nations। This endorsement मतलब किसी का समर्थन करना। promotion अगेन बढ़ावा देना। separation अलग करना। endeavor मतलब उद्देश्य के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको बोला जाता है। तो ये हमारा एक प्रयास ही है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पे बनाए। तो ये जो endeavor है will लीड इंडिया। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ाना। रिपेल मतलब अलग होना किसी चीज से, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, वो रिपेल करते हैं। एक्सपेल मतलब निकाल देना। एग्जाइल मतलब तड़ी पार कर देना। तो यहाँ पे तड़ी पार भी नहीं करेंगे इंडिया को, रिपेल भी नहीं करेंगे, एक्सपेल भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रोपेल, बढ़ावा मिलेगा इंडिया को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स या तो पोजेस करते हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं। Secondly, it can achieve super cruise enabling it to fly faster than the speed of sound without dash fuel intensive afterburners। Pointing to इशारा करना। Resulting in परिणाम। Relying on भरोसा करना, निर्भर होना। Carrying out मतलब कुछ चीज को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे वो विदाउट रिलाइंग ऑन होगा ना कि वो फिर किसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, फ्यूल इंटेंसिव आफ्टर बर्नर्स के ऊपर वो निर्भर नहीं रहेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्टली, इट हैज द एबिलिटी टू डैश एडवर्सरीज। परमिट उनको अलाउ करेगा, एडवर्सरीज को अलाउ नहीं करेगा, उनको क्या करेगा, खत्म करेगा। हार्म, एडवर्सरीज को हार्म नहीं करेंगे हम, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। कंफर्म सुनिश्चित करना, या फिर आउट परफॉर्म मतलब उनसे बेहतर होना। तो जो भी हमारे ऊपर मार करेगा हम उनसे बेहतर होंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनको पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। सो ऑप्शन डी आउट परफॉर्म इज करेक्ट। One such major service disruption occurred on April 15। सच मतलब एक इस तरीके का। अब इस तरीके का मतलब किस तरीके का, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। एक इस तरीके का जो बहुत बड़ा सर्विस डिस्ट्रप्शन छेड़छाड़ हुई वो कहाँ देखी गई, 15 अप्रैल को। The RBI has noted with concern that in the absence of a robust IT infrastructure। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, हम ये लाइनों को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आरबीआई यूज किया गया है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आरबीआई यूज किया गया है, लेकिन आर स्टेटमेंट में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा बताया गया है। तो आपका हमेशा, मैंने आपको बताया है, शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि भाई आपको पता है पहले मेरा नाम आप पूरा बताएंगे, उसके बाद जो भी मेरा पेट नेम है आप वो बताएंगे, या जो भी आप मुझे प्यार से बुलाते हैं वो बताएंगे, राइट। तो पहले आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा बोलेंगे, उसके बाद ही आपका उसका शॉर्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यानी कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो वैलिड है और बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि आरबीआई ने पाया विद कंसर्न, चिंताजनक रूप से पाया कि भाई रोबस्ट मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अगर कोई आईटी से जुड़ा हुआ कोई रिस्क हो भी जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसका आपका ढांचा है सिस्टम को सॉल्व करने का, उसका भी कोई यहाँ पे तरीका नहीं है। द बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स ऑनलाइन एंड डिजिटल बैंकिंग चैनल। द बैंक, अब कौन सा बैंक, यहाँ पे कोई बैंक लिखा नहीं, यानी कि क्यों पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि द बैंक मतलब उस बैंक की बात कर रहे हैं जिसका पहले आपने चर्चा करी है। तो बैंक का जो बेसिक मुख्य
अहम बैंकिंग सिस्टम है एंड इट्स ऑनलाइन एंड डिजिटल बैंकिंग चैनल, और इसके जितने भी ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं हैव सफर्ड फ्रीक्वेंट आउटेजेस इन द पास्ट 2 years। यहाँ पे पिछले 2 सालों में बहुत भारी बार बार क्या देखा गया है, नुकसान देखा गया है, ठीक है, 2 सालों में, रिजल्टिंग इन सीरियस कस्टमर इनकन्वीनियंस, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा गंभीर इनकन्वीनियंस हो रहा है, असुविधा हो रही है। In a significant development having implications for the entire banking sector, पूरे एक कुछ चीज़ों की कड़ियाँ जुड़ी, कुछ कड़ियाँ बनी, पहले बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ बनी, जिनमें कि जिसके प्रभाव जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़ेंगे। उसमें क्या हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टू स्टॉप द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। उन्होंने बोला कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दो, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए चाहे मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनबोर्ड, मतलब आप नए कस्टमर्स मत लो, विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से आपने कोई भी नया कस्टमर नहीं ऐड करना। एंड ऑल्सो बार्ड इट फ्रॉम इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स हेंसफोर्थ, और अब इसके आगे से उनने क्रेडिट कार्ड्स भी इशू करने से उनको रोक दिया। किसको, कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब यहाँ पे जो द बैंक बोला गया वो कौन सा बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी हम बात करते हैं। द बैंक वॉज फाउंड डेफिशिएंट इन बिल्डिंग ऑपरेशनल रेजिलियंस, भाई इनके ऑपरेशन में कोई भी रेजिलियंस, कोई भी दृढ़ता, कोई भी संपन्नता देखने नहीं मिल रही थी, ठीक है, उसमें ये विफल हो गए। इवन एज द RBI क्लैरिफाइड दैट, और भाई वो भी तब जब RBI ने क्लैरिफाई किया दैट देयर वर नो कर्ब्स ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। उनने ये सुनिश्चित किया कि भाई आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करो, उसमें हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, वो आप जैसे आप चाहें वैसे सर्विस पहले दे रहे थे वैसे आप देते रहिए, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग कस्टमर इंक्लूडिंग दोज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। चाहे अभी किसी के पास क्रेडिट कार्ड भी, आपने उनको भी रोकना नहीं है, आप उनको भी उनकी सर्विस यूज़ करने दो। तो देखो पहले तो उन्होंने बोला सर्विस रोकने के लिए, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया ना कि भाई ये न्यू कस्टमर्स के लिए है, पुराने के लिए नहीं है। तो R हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, Q हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, P हमारा थर्ड स्टेटमेंट है और S हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या बन गया, RQPS, ऑप्शन D इज करेक्ट। As per the latest findings, 19 government schools in the state, अगेन देखो the state यानी कि किसी स्टेट की पहले चर्चा की गई है, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट की पहले आपने चर्चा की है। तो चर्चा पहले हुई है, इस लाइन में अभी तक हमें मिली नहीं, तो दैट मीन्स ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी उन्होंने पाया है, लेटेस्ट जो उनकी खोज आई है उसमें पाया गया कि 19 गवर्नमेंट स्कूल जो इस स्टेट में है आर विदाउट स्टूडेंट्स, इनमें कोई स्टूडेंट ही नहीं है। while a staggering 3,148 schools have less than 50 each, और उसमें बड़ी नंबर, बहुत भारी नंबर है 3,148 स्कूल्स का नंबर, जिसमें 50 से भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑल्सो 811 schools are being run by a lone teacher। तो ये तो इसी का आगे फर्दर पार्ट होगा ना, ए के आगे बिल्डअप होगा कि भाई इतने स्कूल्स में स्टूडेंट्स नहीं है और उसमें से भी 811 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ए के बाद में बी होगा, ऑल्सो लिखा है, मतलब पहले वाले को कंटिन्यू कर रहा है, ए को कंटिन्यू कर रहा है। ओवर द पास्ट ईयर A series of reports in the Tribune has shed light on the dire state of government schools in Haryana। बोले पिछले 1 साल में बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स द ट्रिब्यून नाम का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें आई, जिसमें कि प्रकाश डाला गया हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जो बहुत ही खराब खस्ता हाल स्थिति है उसके ऊपर। तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कौन सा स्टेट, हरियाणा स्टेट के स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। द स्टेट मीन्स हरियाणा, तो सी क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हरियाणा के स्कूल्स की बहुत खराब हालत है, उसके ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं, अब उन्हीं रिपोर्ट्स की आगे चर्चा करें। These deficiencies raise serious questions। कौन सी डेफिशिएंसीज, जो ऊपर हमने 2 कमियां पाई कि भाई कहीं तो टीचर नहीं है या एक ही टीचर है, कहीं स्टूडेंट्स नहीं है या 50 से कम स्टूडेंट्स है, तो ये 2 कमियां, यानी कि डी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। तो 4 होगा डी, सी फर्स्ट, ए बी बीच में और डी फोर्थ। सी फर्स्ट, ए बी बीच में, डी फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। No sooner did she shouted than the thieves ran away, leaving all the jewelry on the table। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, इसमें कोई एरर है तो वो हमें
गिवन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, नो सूनर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ना कि ईडी, ठीक है, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी। नो सूनर डिड शी शाउट, नो सूनर डिड शी शाउट, ओके, सिंपल। नो सूनर डू शी नहीं आएगा, डज शी नहीं आएगा, हैड शी नहीं, नो सूनर डिड शी शाउट दैन द थीव्स रन, जैसे ही उसने चिल्लाया वैसे ही चोर जो है सारा गहना टेबल पे रख के भाग गए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व डेली बाय हिम, अब इसको हमने एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो बाय हिम, ये हिम का क्या बन जाएगा, ही नेवर सॉल्व्ड, तो ही नेवर सॉल्व्स, नेवर सॉल्व्स कि आमतौर पे वो नहीं करता, डेली बेसिस पे वो नहीं करता मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व, तो ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली, ठीक है, ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माई कलीग्स have lacked the conscience needed to be morally correct on this grave issue, कि मेरे जो भी कलीग्स हैं उनके पास इतना सूझबूझ समझ नहीं है, इतना उन्हें सोच विचार नहीं किया कि भाई इस बड़े जटिल मसले पे आपको मॉरली करेक्ट होने के लिए जितनी सोच समझ चाहिए थी उतनी उनमें नहीं है। अब कलीग्स के स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट हैं। क्या होते हैं कलीग्स के स्पेलिंग, COLLEAGUES, क्या होते हैं, COLLEAGUES, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कलीग्स के स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। When Mayank came, I shall go with him to the circus, जब वो came मतलब पास की घटना हो गई, I shall तो मैं जाऊंगा, आ गया वो, मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, पास्ट के साथ में पास्ट टेंस आएगा या प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है, ठीक है, जब वो आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे, When Mayank comes, जब वो आएगा, When Mayank comes, I shall go with him to the circus, तो When Mayank came की बजाय क्या आएगा, comes। Bite the bullet मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति, बहुत ही दर्द भरी, तकलीफ भरी स्थिति से निपटना। To take a risk, भाई आपने कुछ बहुत खतरनाक करने की कोशिश करी है, रिस्क लिया है, नहीं। टू एन्जॉय समथिंग इमेंसली, बहुत आपको आनंद आ रहा है, परमानंद की अनुभूति हो रही, किसी चीज़ का आप बहुत आनंद ले रहे हैं। टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट है कि आप एक बहुत कठिन परिस्थिति से निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑकवर्ड मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब सा, क्लमजी सा। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, बड़ा ही शालीन, बड़ा ही एलिगेंट, ग्रेसफुल, तो ऑप्शन ए ग्रेसफुल मतलब एलिगेंट, सुगम, पॉइज्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मीनिंगफुल, जिस चीज का कुछ मीनिंग निकलता हो, समर्थ हो अपने आप में। इनोसेंट, मासूम। ह्यूज, बहुत बड़ा, सो ऑप्शन ए ग्रेसफुल इज करेक्ट। On the day of independence, a jubilant crowd from all over the country cheered and wept. बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस के दिन जुबिलेंट मतलब बड़ा ही एंजॉयफुल तरीके से प्रफुल्लित, खुश होने वाला जो क्राउड होगा। जैसे कि आप मान लो कि आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करो तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, खुशी वाली होगी, एक्साइटमेंट वाली होगी, नाचने गाने वाली होगी। तो इंडिपेंडेंस के दिन जो जुबिलेंट क्राउड था, जो खुश नाच गा रहा क्राउड था, वो क्या कर रहा था, देश भर में चीयर कर रहा था, खुशी मना रहा था और साथ साथ में रो रहा था, दुख, खुशी के आंसू निकल रहे थे, ठीक है। तो जुबिलेंट का हमें एंटोनिम बताना है। जुबिलेंट मतलब बहुत ही खुश, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, दुखी। ट्रायम्फेंट मतलब कुछ चीज़ आप जीत कर आए हैं। क्रिप्टिक, रहस्यमय। इलेटेड मतलब बहुत हैप्पी, बहुत प्राउड। और ग्लूमी मतलब दुख में, उदास में। सो ऑप्शन डी ग्लूमी इज करेक्ट। इट इज़ रेनिंग अ लॉट इन अप्रैल में। देखो आप एक जेनरिक स्टेटमेंट बोल रहे हो कि आम तौर पे अप्रैल और मई के महीने में बहुत बारिश होती है, ठीक है, बहुत बारिश होती है। तो क्या आएगा, रेनिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, इट रेन्स अ लॉट। इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मई। आई गो टू द मार्केट एवरी संडे, तो मैं जाता हूँ, क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग नहीं आएगा, विल रेन नहीं आएगा, इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मार्च, अप्रैल एंड मई, सॉरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी।
ठीक है। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस हैड एक्सप्लोर्ड, पास्ट में नहीं की गई, इस स्टोरी से की जा रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, इज एक्सप्लोर्ड। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस डिड एक्सप्लोर्ड, नहीं आएगा, इमोशंस इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विकास गेव यू द इन्फॉर्मेशन, विकास क्या, विकास ने तुम्हें, विकास गेव यू द इन्फॉर्मेशन, तुम्हें विकास ने इन्फॉर्मेशन दी। तो अब इसको पैसिव वर्ब्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय विकास। अब देखो यहाँ पे हैव द इन्फॉर्मेशन है और विकास है ही नहीं, अगेन यहाँ पे विकास नहीं है, विकास नहीं है, वॉज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय विकास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 5 years, हमने पहले भी डिस्कस किया है फॉर, सिंस और फ्रॉम का, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 साल से, टाइम पीरियड बता रहे हैं, 5 साल से काम कर रही है, तो फॉर 5 year, कंपनी फॉर 5 year, नॉट फ्रॉम 5 year, क्या आएगा, फॉर, वर्किंग इन कंपनी फॉर 5 years, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has decided to incentivize them through a star rating, कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये डिसाइड किया है कि वो उनको इंसेंटिवाइज करेगी, यानी कि उनको कुछ इंसेंटिव देगी, अगर वो ये टारगेट अचीव कर रहे थे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ पॉलिसीज मिलेंगी, थ्रू अ स्टार रेटिंग सिस्टम। किसके जरिए, एक स्टार रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है उसके जरिए, बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी एंड टाइमलाइंस ऑफ इन ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। और किसके ऊपर ये निर्धारित होगा कि किस एनवायरमेंट क्लियरेंस की ग्रांट कब मिली, क्या उसका टाइम पीरियड था, उसका कितना प्रभावी रहा, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो देखो यहाँ से हमें कुछ भी क्लियरेंस नहीं मिली, पहली बात तो देम यूज हो रहा है, देम मतलब उनको, तो उनको किनको, क्लैरिटी नहीं है, उनको पहले जिक्र किया होगा ना कि राम और श्याम आए, हमने उनको खाना खिलाया, तो उनको तभी आएगा जब आपने पहले राम और श्याम इंट्रोड्यूस किया। कल मेरे घर पे उन लोग आए और उन लोगों को हमने खाना खिलाया, तो क्या मतलब इस बात का कोई तुक नहीं बना, उन लोग कौन आए हमें नहीं पता। The highest rank will be given to the State Environment Impact Assessment Authority। तो ये तो रैंकिंग सिस्टम के बाद की बात की जा रही है ना, कि सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो इनको दिया जाएगा, तो ये तो पी के बाद में आएगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी नहीं है कि जो हाईएस्ट रैंक दिया गया वो किसको दिया जाएगा, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को दिया जाएगा, विच अप्रूव्स प्रोजेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड, जो कि सबसे कम समय में किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है, हैज़ अ हाई रेट ऑफ क्लियरेंस, इनके पास क्लियरेंस के ज़्यादा रेट है, इंश्योर्स क्विक डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको ये जल्द से निपटा देते हैं, कंडक्ट्स मिनिमम साइट विजिट्स एंड आस्क फॉर फ्यूअर एसेंशियल डिटेल्स, कोई ज़्यादा ये साइट डिटेल्स भी नहीं साइट भी नहीं विजिट करते, और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत थोड़ी सी मांगते हैं, ठीक है। वाइल मेजर प्रोजेक्ट सच एज हाईवेज आर क्लियर्ड बाय सेंटर, जबकि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हाईवे वगैरह वो केंद्र द्वारा क्लियर किए जाते हैं, उनको हरी झंडी केंद्र देती है। द स्टेट अथॉरिटीज असेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड वर्क्स पर्टेनिंग टू माइनिंग इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्टेट अथॉरिटीज़ के हाथ में क्या है कि कोई भी हम माइनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पावर प्लांट लगा रहे हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ये देखते हैं। इन अ मूव दैट कुड ट्रिगर अ फ्रैंटिक race among these states at the cost of compromising on environmental protection। बोल रहे एक ऐसा कदम जिसमें एक बहुत ही बड़ी रेस, फ्रैंटिक रेस मतलब बड़ी ही आनन फानन वाली, जल्दीबाजी वाली, नियमों को दरकिनार करके रखने वाली ऐसी कोई रेस चालू हो जाए, किसके बीच में, जितने भी राज्य हैं उनके बीच में, और किसके कॉस्ट पे, कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इस कॉस्ट पे द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज हैज़ डिसाइडेड। ठीक है, तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, पी इसी का कंटिन्यूस पार्ट होगा, क्यू इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट होएगा, और आर जो है फोर्थ स्टेटमेंट होएगा। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, एस पी क्यू आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।